क्षेत्र के सभी निवासी ध्यान दें। इरफान और राहुल काला जो संगठित रूप से वाहन चोरी एवं वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध कारित करता था, इसके ऊपर 10 से भी ज्यादा मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत थे। मुकदमा अपराध संख्या 378/20 थाना सदर बाजार अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट की विवेचना में यह प्रकाश में आया कि यह संपत्ति मकान नंबर 94 कचड़ी होतीगंज मेरठ, जहां हम आज खड़े हैं, यह संपत्ति अभियुक्त इरफान और राहुल काला ने अपराध के बल पर अवैध रूप से अर्जित की थी। अतः धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत इस संपत्ति को जब्त किया जाता है। इस संपत्ति का क्रय अथवा विक्रय वर्जित घोषित किया जाता है एवं इस संपत्ति में किसी प्रकार का भी प्रवेश वर्जित किया जाता है। यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इरफान और राहुल काला इसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 378/20 थाना सदर बाजार 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत था और इस मुकदमे के विवेचना में प्रकाश में आया कि यह संपत्ति मकान नंबर 94 कचड़ी होतीगंज मेरठ अभियुक्त इरफान और राहुल काला ने अपराध करके अवैध रूप से अर्जित की थी। तो विधिक तौर पे 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इस संपत्ति का जब्तीकरण किया जा रहा है। इसमें नीचे कई सारी दुकानें हैं, कटरा है और ऊपर इसमें 3 मंजिला मकान है। लगभग 3 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें इस संपत्ति के अलावा 3 वाहन और हैं इस अभियुक्त के नाम पे, जिनको और जब्त किया जा रहा है। इनको एक दिन पहले नोटिस दिया गया था कि यह संपत्ति के जब्तीकरण का आदेश पारित हो गया है और संपत्ति को खाली कर दिया जाए। इसका अनुपालन इन्होंने नहीं किया और आज इस वजह से इनको यहाँ कोर्ट द्वारा लाया गया। लगभग 55 करोड़ रुपए की संपत्ति के कुर्की के जब्तीकरण का आदेश हमें प्राप्त हो चुका है। अभी बहुत सारी संपत्तियों की कार्रवाई और बहुत सारे ऐसे अभियुक्तों के खिलाफ जांच जारी है, जिसमें आगे कार्रवाई जारी रहेगी। सर कल भी कुछ कल उसमें अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसमें फॉरेंसिक टीम को लिखा गया है इंजन की जांच के लिए। एक बार ये तस्दीक हो जाएगी कि ये चोरी का ही इंजन है, तभी इसमें कोई आगे कार्रवाई होगी। मुकदमा हुआ सर उसमें? मुकदमा हो चुका है, धारा 411 IPC। देखिए, मुझको मेरठ की इस बदनामी की जानकारी संसद के अंदर ही मिली। मेरे कर्नाटक के सांसद थे, सहयोगी सांसद, उन्होंने कहा कि मेरी स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट हो गया, मुझे कुछ पार्ट्स चाहिए और मुझे पता चला है कि मेरे पार्ट्स मिल जाते हैं, तो आप कृपा करके मुझे पार्ट्स दिलवा दीजिए। तो मैंने तो हंस करके बात उनकी टाल दी। फिर मेरा ध्यान इस ओर गया, मुझे बहुत कष्ट भी हुआ। तो मैंने सबसे पहले इस विषय को 2014 में पार्लियामेंट के अंदर उठाया और कहा कि यहाँ पर ऐसे वाहनों की चोरी होती है और ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, और मैंने अध्ययन किया था उसका। उसके बाद मैंने इस विषय को उठाया और मैंने कहा मुझे आशंका ये है कि इसका गैर कानूनी गतिविधियों से, आतंकवादी गतिविधियों से, ड्रग ट्रैफिकिंग से, इससे भी संबंध हो सकता है। तो लेकिन कोई उसका असर नहीं हुआ, क्योंकि कानून व्यवस्था मुख्य रूप से प्रदेश सरकार का विषय है। इसके बाद मैंने 2016 में भी इस विषय को उठाया, पुनः उठाया इसको, और मैंने यहाँ तक भी कहा कि जो मेरठ का सदर थाना है वो सर्वाधिक महंगे थानों में आता है। मैंने इस प्रकार की भाषा संसद में मैंने प्रयोग की, जिससे जो ध्यान उस तरफ पहुंचे, और क्योंकि अंतर्राज्यीय गिरोह था इसलिए पार्लियामेंट में विषय उठ सकता था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने 2017 में सरकार बदली, माननीय योगी जी को मैंने पत्र लिखे और उसके बाद 2021 में मैंने पुनः पार्लियामेंट के अंदर विषय उठाया कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसकी चिंता की जानी चाहिए, अन्यथा कोई भी अंतर्राज्यीय गिरोह किसी प्रकार की भी हानि देश के सुरक्षा तंत्र को ये पहुंचा सकता है, और फिर कार्रवाई हुई। तो मैं समझता हूं कि माननीय योगी जी ने इस पर कार्रवाई की, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और अखिलेश जी क्यों नहीं कार्रवाई कर पाए, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। 2 बार उनके समय में विषय उठा और सब जानते थे, और जैसा मैंने कहा कि मैंने उसी समय में ये बात कही थी कि सदर का थाना सबसे महंगा थाना है, परंतु अखिलेश जी का ध्यान उस ओर नहीं गया। अब मुझको ऐसा लगता है कि स्वाभाविक गठबंधन सपा का
अपराधियों के साथ है, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। योगी जी ने इस सारे जो तंत्र को ध्वस्त किया है और आज सोतीगंज के जो अवैध कटान के काम को चलाते वो कहते नहीं साहब हम काम बदल लेंगे, अब तो हम कुछ और चीज बेचेंगे, यानी एक प्रकार से इसको समाप्त करने का की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम भाई 4.5 साल तो इन्हीं की सरकार है। 4.5 साल में सो रही थी सरकार क्या? क्या 4.5 साल में छत्र छाया में बीजेपी की काम हो रहा था? कैंट विधायक कौन है? बीजेपी के हैं, उनकी छत्र छाया में कर रहे थे। व्यापार मंडल के लोग कौन है? बीजेपी के ही हैं। सांसद कौन है? बीजेपी के ही तो हैं। तो इनकी छत्र छाया में काम हो रहा था। 4.5 साल सो रहे थे। तो चुनावी भाषण है, जुमलेबाजी है। चुनाव आया तो अब नजर आ गया। देखिए, अगर कोई गलत है तो नियम अनुसार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो सही है उनके बाजार खुलने चाहिए। सारे गलत नहीं हो सकते। अगर कोई गलत है तो उस पर कानूनी कार्रवाई, तरीकाकार है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही होगी, उस पर करें। और जो सही है उनको खुलनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे ही खराब हों, सबको सजा दे दी जाए। और ये प्रधानमंत्री की लायक की बात नहीं है। प्रधानमंत्री देश पे बोलना चाहिए, प्रदेश पे बोलना चाहिए। एक मोहल्लों पे बोल रहे हैं, इतने नीचा उतर आए तो ये तो बड़े तकलीफ की बात है यार। मतलब कि फिर का तू जा, मैं बात को बता तेरा प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में बोल रहे थे और बात करते करते वो मेरठ के सोतीगंज पर आए। सोतीगंज का जिक्र किया। भारत में अगर कहीं भी क्राइम हो रहा है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में अगर कोई क्राइम हो रहा है, 5 साल की सरकार हो गई, अब अगर उस क्राइम पर कंट्रोल हुआ है तो 5 साल तक जो सरकार, इनकी सरकार में क्राइम होता रहा, तो क्या माननीय मोदी जी अपनी सरकार के नुमाइंदों से और उत्तर प्रदेश के उन अधिकारियों से जिनके शासनकाल में ये क्राइम होता रहा, क्या उनसे कोई जवाब तलबी होगी या कोई ऐसा प्रतिबंध और चेक लगेगा कि भविष्य में क्राइम ना हो? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। देश की जनता आपसे उम्मीद करती है कि आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करें। आप बात करें कि चाइना से, चाइना क्यों हमारे सीमाओं में प्रवेश कर गया और क्यों खाली नहीं कर रहा। धारा 370 हटने के बाद भी कश्मीर में क्यों हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, देश में क्यों हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, उन समस्याओं पर बात करो।